चीन की शातिर चालों में फंसकर भारत को नक्शे के विवाद में घेरने चले नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली अब अपने ही घर में घिर चुके हैं। जी हां दोस्तों, चीन की चापलूसी करने में लगे केपी शर्मा ओली का अब अपनी ही पार्टी में विरोध तेज हो गया है। दरअसल भारत के साथ नक्शे का विवाद बढ़ाने वाले ओली चीन को अपनी जमीन दान में दे रहे हैं। नेपाल के सरकारी विभाग चीन के जमीन के कब्जाने के सबूत सरकार को दे रही है, लेकिन ओली सरकार चीन की चमचागिरी में लगी है। लेकिन अब उनको आईना उनकी पार्टी ही दिखा रही है। लेकिन घर के अंदर से निकली इस चिंगारी ने नेपाल के विपक्ष को भी जगा दिया है। नेपाली कांग्रेस भी अब खुलकर ओली का विरोध कर रही है। भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर कड़े तेवर अपना रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा को अपनी ही सरकार, यहां तक कि पार्टी के अंदर विरोध की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। दरअसल नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी चेयरपर्सन पुष्पकमल दहल प्रचंड ने सरकार को उनके खराब प्रदर्शन के लिए खरी खरी सुनाई है। इसके बाद ओली ने सरकार का बचाव करते हुए भारत के साथ विवाद के बाद नया नक्शा जारी करने को सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया है। ओली के इस बयान से समझ आ रहा है कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नक्शे का विवाद लेकर सामने आ रहे थे, ताकि उनकी कुर्सी सही सलामत रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को नेपाली पीएम ओली की इसी चाल के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे नक्शे के विवाद में भारत को घेरते घेरते ओली कैसे अपने ही घर में घिर गए। नेपाली पीएम के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। अभी तक नक्शे के विवाद में भारत को घेरने वाले ओली अब अपने ही देश के विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल चीन को अपने देश की जमीन गिफ्ट करने के मामले में विपक्ष अब हमलावर हो गया है। पार्टी में उठ रहे बगावती सुरों के बाद अब प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेपाली कांग्रेस के 3 सांसदों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पत्र लिखकर अपनी जमीन से चीनी सैनिकों को वापस लेने की मांग की है। हालांकि इस बारे में भी अभी ओली के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। इसके पीछे बड़ी वजह है चीन, क्योंकि नेपाली पीएम इस समय चीन की चाटुकारिता में व्यस्त हैं और उसे अपनी जमीन दान में देने से भी गुरेज नहीं कर रहे। चीन से जमीन वापस लेने की बजाय ओली भारत के खिलाफ नक्शा पास कराने को अपनी बड़ी सफलता बता रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब ओली को भारत का साथ छोड़कर चीन की गोद में जा बैठना महंगा पड़ेगा, क्योंकि नेपाल की जनता धीरे धीरे ये जान रही है कि उन्होंने किस तरह से भारत के खिलाफ विरोध की चिंगारी को भड़काकर नेपाल को चीन के पास गिरवी रख दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी से ही उठ रही ओली के खिलाफ आवाज। नेपाली कांग्रेस से पहले ओली अपनी ही पार्टी में घिर गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी चेयरपर्सन पुष्पकमल दहल प्रचंड ने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में दहल ने कहा कि सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरने में विफल रही है। उन्होंने केपी शर्मा ओली पर दल बदल कर पावर शेयरिंग के समझौते का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया है। दहल की माने तो पार्टी के एकीकरण के वक्त सरकार को दल बदल कर चलाने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन मैंने खुद अपने कदम पीछे खींच लिए। सरकार का काम देखने के बाद लग रहा है ऐसा करके गलती की। दहल के इस बयान को सुनकर समझ आ रहा है कि ओली के खिलाफ जनता ही नहीं, पार्टी के अंदर भी गुस्सा है। दरअसल गुस्से का बीज खुद ओली ने ही बोया है। चीन के नेपाली गांव और ज़मीन पर कब्जे के बाद से ही नेपाल के लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। ओली की तो आंखें चीनी रुपयों की चमक की वजह से बंद हैं, लेकिन प्रचंड ने इस मौके को भांप लिया और वो विरोध की आवाज़ को बुलंद कर पीएम ओली पर सत्ता छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। दहल के इन आरोपों के जवाब में ओली ने कहा कि सरकार कोरोना की महामारी से निपटते हुए देश में विकास के कार्य कर रही है। इस दौरान भारत के साथ सीमा विवाद का मुद्दा भी ओली ने उठाया और कहा कि हाल ही में नया राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी किया गया है,
जो एक ऐतिहासिक कदम है। हालांकि इस बीच उन्होंने चीन के जमीन हथियाने के मामले पर चुप्पी साध ली। नेपाली विदेश मंत्रालय ने चीनी कब्जे को नकारा। चीन ने नेपाल के कई सरहदी गांवों पर कब्जा कर लिया है। नदियों का रुख मोड़कर करीब 30 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसका विरोध नेपाल की जनता और विपक्षी दल भी कर रहे हैं, लेकिन नेपाल के विदेश मंत्रालय को कहीं भी चीनी कब्जा दिखाई ही नहीं दे रहा। नेपाली विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इन खबरों का खंडन किया है कि चीन नेपाली गांव पर कब्जा कर रहा है। बयान में कहा गया है कि जिन खंभों के गायब होने की बात कही जा रही है वो दरअसल वहां थे ही नहीं। हालांकि सरकार ने अपने बयान में तिब्बत में नदियों का रास्ता मोड़कर जमीन कब्जाने को लेकर कुछ नहीं कहा है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय की उस रिपोर्ट को भी गलत बता दिया है जिसमें उसने कहा था कि चीन नेपाल में 11 जगहों पर अतिक्रमण कर रहा है। मंत्रालय का कहना है कि नेपाल और चीन के बीच 5 अक्टूबर 1961 सीमा संधि के तहत सीमांकन किया गया था और प्रोटोकॉल पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे। नेपाल की जमीन पर चीनी कब्जे के सबूत। नेपाल अपने देश की कब्जा की गई जमीन को लेकर झूठ बोल रहा है। इसके पीछे की वजह तो नेपाल की जनता भी जानती है। नेपाली सरकार लगातार झूठ बोल रही है कि चीन ने नेपाल की किसी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है। लेकिन आज आप लोगों को बताते हैं कि ड्रैगन किस तरह से अपनी विस्तारवादी नीति के तहत नेपाल की ज़मीन को निगल रहा है। चीन ने कोडारी से काठमांडू तक 144 किलोमीटर लंबा आन्निको हाईवे बनाया है, जो काठमांडू को चीन से कोडारी बॉर्डर पर जोड़ता है। कोडारी और रुई के अलावा नेपाल के कृषि मंत्रालय ने नेपाल के उन गांवों की लिस्ट तैयार की है जिन पर चीन का अवैध कब्जा है, लेकिन नेपाल सरकार अपने ही मंत्रालय की बनाई गई इस रिपोर्ट को गलत बता रही है। नेपाल के उत्तरी सीमा पर बसे कोडारी नाम के गांव में चीनी सैनिकों और गांव वालों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई थी। ये झड़प तब हुई जब चीनी सैनिकों ने गांव में घुसकर इसे चीन का हिस्सा बताया और नेपालियों को गांव से पीछे धकेल दिया, लेकिन इस पर भी नेपाल सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। दरअसल नेपाल की ज़मीन पर चीन के कब्जे का खुलासा स्थानीय समाचार पत्र अन्नपूर्णा पोस्ट ने किया था। अखबार के मुताबिक चीन 60 साल से रुई गुवान गांव में राज कर रहा है। नेपाली सरकार ने कभी इसका विरोध नहीं किया। नेपाल सरकार का आधिकारिक नक्शा भी इस गांव को अपनी सीमा के भीतर दिखाता है। गोरखा जिले के राजस्व कार्यालय में रुई गुवान गांव के लोगों के कर संग्रह के दस्तावेज भी हैं। अखबार की तरफ से दी गई इतनी जानकारी के बाद भी नेपाल सरकार को कोई कब्जा नहीं दिखता है। इससे साफ है कि नेपाल की सरकार चीन के हाथों की कठपुतली बन चुकी है और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में नेपाल का हश्र भी तिब्बत जैसा ही होने वाला है। हालांकि नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी और विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेपाल की जनता भी चीनी कब्जे की वजह से भड़की हुई है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले वक्त में नेपाल को एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़े।